दोस्तों, मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन मूवीज लेकर आता हूँ और ऐसे ही यूनिकनेस आपको आज की मूवी में भी देखने को मिलेगी। ये मूवी आपको शुरू में थोड़ा सस्पेंस और कॉमेडी जैसा फील देगी, लेकिन जैसे ही इसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको इंटरेस्ट आता चला जाएगा। और रही बात क्लाइमेक्स की, तो लिखने वाले ने बेहद ही गजब का क्लाइमेक्स लिखा है। मेरे हिसाब से कोई भी इसका क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस सस्पेंस ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक यंग कपल से, जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी है और उनके कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स हैं, तो क्या तुम मेरे लिए भी वैसे ही इयररिंग्स ला सकते हो ताकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो वैसे ही इयररिंग्स को पहन सकूं। इसके बाद स्टोरी काफी सालों बाद शिफ्ट होती है, जहां हमें एक एसपी, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर एसपी से कहता है कि सर, देवराज नाम का गैंगस्टर आज अपनी तीसरी बीवी से मिलने आ रहा है। हमारे पास उस लोकेशन की पूरी जानकारी है, उसे पकड़ने का ये सही मौका है। एसपी कहता है कि हमें किसी लोकल बंदे की जरूरत पड़ेगी ताकि अगर देवराज भागे तो हमें वहाँ के सारे रास्ते पता हों। इस पर कांस्टेबल कहता है कि सर, किसी और बंदे की क्या जरूरत है, इस इलाके में हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम का घर है, वो इसमें हमारी मदद कर सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर इसके लिए मना करता है। वो कहता है कि सुब्रमण्यम बड़ा ही अड़ियल है और हर बार अपनी टांग अड़ाकर अच्छे खासे केस को चौपट कर देता है। पर एसपी कहता है कि मुझे नहीं पता, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन हमें सुब्रमण्यम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब मजबूरन इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम को उस टीम में शामिल कर लेता है जो देवराज को पकड़ने जाने वाली थी। रात होते ही सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम को तयशुदा जगह पर तैनात कर देता है, लेकिन सुब्रमण्यम को गाड़ी के पास ही खड़े रहने को बोलता है। अब देवराज को पुलिस के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी बीवी को अपने कपड़े पहनाकर सामने वाले रास्ते से भगा देता है। पुलिस उसे देवराज समझकर उसके पीछे भागती है और उधर देवराज दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी सुब्रमण्यम उसे देख लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प होती है और देवराज भागने लगता है। लेकिन सुब्रमण्यम फौरन गाड़ी में रखी इंस्पेक्टर की गन से उसे शूट करके घायल कर देता है और इतनी देर में पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। अब अगले दिन जहां सुब्रमण्यम को इस काम के लिए अप्रिशिएट किया जाना था, वहीं उल्टा उसके सीनियर्स उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। वो उसको हेडक्वार्टर बुलाकर कहते हैं कि एक अपराधी के हाथ तोड़ने के चक्कर में तुम्हें ट्रांसफर करके यहाँ लाया गया और यहाँ तुमने दूसरे अपराधी पर शूट ही कर दिया। तुम्हारे रिटायरमेंट में आखिरी 10 दिन बचे हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस उम्र में हीरो बनना है तो बता दो, मैं तुम्हें फौज में भर्ती करवा देता हूँ। सुब्रमण्यम कहता है कि सर, मैं ऐसा नहीं करता तो देवराज भाग जाता, लेकिन सीनियर्स उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि ये 10 दिन चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर गुजारो, नहीं तो हीरो बनने के चक्कर में अपनी पेंशन से भी हाथ धो बैठोगे। अब ये सुनकर सुब्रमण्यम चुप हो जाता है और वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में सुलू नाम का लड़का अपनी दादी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आता है। वो कहता है कि मेरी दादी 4 दिन से घर वापस नहीं लौटी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब एक कांस्टेबल उससे उसके गांव का नाम पूछता है और जैसे ही वो सभी उसके गांव का नाम सुनते हैं तो एक कांस्टेबल चिल्लाकर कहता है कि बेटा, तुम गलत इलाके में आ गए हो, क्योंकि तुम्हारे गांव वाले तो पुलिस वालों को अंदर ही नहीं आने देते। पिछली बार जब मैं एक केस की पूछताछ करने वहाँ गया था तो उन्होंने मुझे नंगा करके वापस भेजा था, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह सभी सुलू को वहाँ से भगाने लगते हैं, लेकिन तभी सुब्रमण्यम वहाँ पहुँच जाता है। वो सुलू को रोते हुए देखकर उससे पूरी बात पूछता है। सुलू बताता है कि सर, मेरी दादी का नाम तांगापुनू है, जिन्हें लोग तंगम दादी के नाम से बुलाते हैं, और वो 4 दिन से मिसिंग है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इतनी देर में तांगापुनू की बेटियां भी वहाँ आ जाती हैं, जो सुब्रमण्यम से उनकी माँ को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। वो चारों उससे कहती हैं कि सर, हमारी माँ बहुत सीधी हैं, कोई उसको पकड़कर तो नहीं ले गया, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज उनको ढूंढिए। सुब्रमण्यम पहले थोड़ा सोचता है, शायद आज की डांट के बारे में सोच रहा हो, लेकिन अचानक सुलू से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे गाँव चलता हूँ, पहले गांव में ही पूछताछ करनी पड़ेगी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में सुलू की दादी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, जहां सभी पुलिस वाले उसे उस गांव में जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और बिना परवाह किए सुलू के साथ उसकी बाइक पर गांव के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में वो सुलू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी दादी कहाँ चली गई, उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? सुलू कहता है, सर, मेरी दादी अपनी मर्जी से गई होगी, गाँव में सभी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सुब्रमण्यम हैरान होकर पूछता है कि क्या बात कर रहे हो तुम? इस उम्र में उसकी बेटियां इतना प्यार करती हों कि घबराकर पुलिस स्टेशन आ गई हों, वो औरत भला क्यों भागेगी? सुलू कहता है, ये सब दिखावा है सर, असल में चारों में से कोई भी बेटी उनको प्यार नहीं करती। इसके आगे सुलू अपनी दादी की लाइफ को एक्सप्लेन करने लगता है।
वो बताता है कि दादी के 7 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा गुजर जाने के बाद उनके पास 4 बेटियां और 2 बेटे ही बचे। दादाजी के जल्दी गुजर जाने की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने 6 बच्चों को दिन रात एक करके पाला, लेकिन उनके सारे बच्चे बड़े सेल्फिश हैं सर, हमेशा दादी से कुछ न कुछ हड़पने का प्लान करते रहते हैं। सुलू बताता है कि एक बार जब दादी को उनकी गाय ने चोट मार दी तो बड़ी बुआ आकर दादी की देखभाल करने लगी, और जब कुछ दिन गुजर गए तो वो जाते जाते गाय भी साथ ले गई। उन्होंने दादी से कहा कि इस गाय ने तुमको चोट मारी थी ना माँ, मैं अब इसको घर जाकर देखूंगी। सुलू कहता है कि बुआ जानती थी कि दादी का इनकम सोर्स सिर्फ वो गाय है, क्योंकि उसका दूध बेचकर ही दादी पैसे इकट्ठा करती थी, लेकिन फिर भी बुआ ने ऐसा करने से पहले एक बार नहीं सोचा। सुब्रमण्यम कहता है, वाह तुम्हारी बड़ी बुआ तो बड़ी शातिर निकली, सेवा के नाम पर गाय ही उठाकर भाग गई। इसके बाद सुलू अपनी दूसरी बुआ के बारे में बताता है। वो कहता है, एक बार बुआ और फूफाजी को अपनी नई दुकान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों दादी के पास पैसे मांगने आए। दादी चाहती थी कि बुआ का घर ठीक से चलने लगे, इसलिए उन्होंने अपने बगीचे के कागज बैंक में गिरवी रखकर 5 लाख रुपए बुआ को दिए। लेकिन बुआ और फूफा ने अलग ही खेल खेल दिया। उन्होंने 5 लाख रुपयों की दुकान तो खोली, लेकिन सामान की नहीं बल्कि शराब की, और वो भी दादी के नाम से। बेचारी दादी को जब ये सब पता चला तो शर्म की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाई, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि मेरी दादी कभी ऐसा कर सकती है। इसके बाद सुलू अपने पिता के बारे में बताने लगता है कि मेरे पिता भी दादी से पैसे मांगकर ले जाया करते थे और शराब पीते थे, और इसी वजह से उनकी मौत भी हो गई। वो कहता है कि मेरे चाचा का नाम शेलू है और वो भी दिन भर शराब पीते हैं, और दादी से कहते हैं कि उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से करवा दें। लेकिन दादी कहती है कि जब तक शराब नहीं छोड़ोगे तब तक मैं किसी से तुम्हारी शादी के बारे में बात भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा एक बेटा इसी गलती की वजह से इस दुनिया से चला गया। सुलू कहता है कि एक दिन तो शैलू चाचा ने अपनी शराब की बोतल में जहर मिला लिया और दादी से कहा कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं ये जहर पी लूंगा। इसके बाद जंगल में जाकर उसी में से थोड़ी सी शराब पीकर वो वापस घर आ गए और दादी से झगड़ने लगे। अब जहर की वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। लेकिन जंगल में वो जो बची हुई जहरीली शराब छोड़कर आए थे उसको गांव के 2 शराबियों ने पी लिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत भी मेरी दादी के ऊपर भारी पड़ी, क्योंकि उन दोनों शराबियों की बीवियों ने पंचायत बुलवा ली और मेरी दादी के पीछे पड़ गए। हालांकि मुखिया और बाकी लोगों ने उनको शांत किया, लेकिन मेरी दादी किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी अकेली जमीन यानी खेत उन दोनों औरतों के बच्चों के नाम करवा दिए। सुब्रमण्यम कहता है कि यार तुम्हारी दादी अगर शेलू की शादी अपनी पसंदीदा लड़की से करवा देती तो इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन सुलू कहता है कि सर ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि शेलू चाचा जिस लड़की से बात करते थे उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। अब बताइए कि मेरी दादी आखिर कैसे उनकी शादी करवा देती। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरे चाचा नहीं सुधरे और एक दिन उसी लड़की के हस्बैंड के पास जाकर उससे कहने लगे कि मैं एक दिन तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा। उस लड़की का हस्बैंड पुलिस में था, उसने चाचा को थाने में बंद करके काफी पीटा, लेकिन मेरी दादी हाथ जोड़कर उन्हें वहाँ से छुड़ा लाई और इसलिए मेरे चाचा पुलिस वालों से काफी चिढ़ते हैं। आप भी संभल कर रहिएगा। इसके बाद सुलू अपनी माँ के बारे में बताता है कि एक दिन वो भी दादी से लड़ने चली गई। उन्होंने कहा कि आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ कर दी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? आपका बेटा मर गया लेकिन उसके बच्चे तो हैं। आपका छोटा बेटा तो शादी करेगा नहीं, पर मेरे बच्चों पर तो रहम कीजिए। ये सुनकर मेरी दादी ने फौरन अपना घर मेरी माँ के नाम कर दिया और अब उनके पास सिर्फ वो गोल्डन ईयररिंग्स थे जो उनके कान में पड़े थे। धीरे धीरे मेरी दादी की तबीयत खराब होने लगी और सभी लोग घर आकर उनका हालचाल लेने लगे। सुलू बताता है कि इसी बीच अब सभी बच्चों की नजर मेरी दादी के झुमकों पर थी और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी दादी मरे और कब वो झुमके उन लोगों को मिल जाएं। इसलिए मैं एक दिन रात को अकेले में दादी के पास गया और कहा कि दादी आप अपने झुमके मुझे दे दो, मैं इनको बेचकर पैसे ले आऊंगा जिससे आपकी दवाई का काम चलता रहे, वरना आपके बच्चे आपको सही दवाई लाकर नहीं देंगे। ये सुनकर मेरी दादी भड़क गई और उल्टा मुझे ही भला बुरा बोलने लगी। मैंने अपनी दादी को सॉरी बोला और समझाया कि आखिर मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। इस पर मेरी दादी काफी इमोशनल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं अपनी दादी को शांत करने लगा और तभी उन्होंने मुझे उन झुमकों की कहानी सुनाई कि आखिर वो उनको खुद से दूर क्यों नहीं कर सकती। अब दोस्तों यहाँ हम जाते हैं फ्लैशबैक करके 1981 के समय में, जब सुलू की दादी यानी तंगम एक जवान लड़की थी। तंगम वीरा नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने अलग अलग कास्ट होने के बाद भी भागकर शादी कर ली थी और अब एक झोपड़ी में साथ रहते थे। इस बीच एक दिन तंगम ने वीरा से कहा कि मेरे गांव में एक दादी के पास बड़े भारी सोने के झुमके हैं, क्या तुम मेरे लिए वैसे ही झुमके ला सकते हो? उस वक्त तो वीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दिन रात एक करके उन सोने के झुमकों को तंगम के लिए ले आया।
ये देखकर तंगम हैरान रह गई और उसने प्यार से वीरा से कहा कि मैं इन झुमकों को खुद से कभी दूर नहीं करूंगी, यहाँ तक कि जब मैं मरूंगी तब भी ये मेरे साथ जाएंगे। दोनों इस तरह एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में तंगम का भाई वहाँ आ जाता है। उसका भाई अपने लोगों के साथ मिलकर वीरा को बहुत मारता है। मारते मारते वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की। और इस बीच उसके लोग वीरा को मारकर पत्थर से बांधकर कुएं में धकेल देते हैं। बेचारी तंगम उस वक्त कुछ नहीं कर पाती। वो वीरा को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखती रहती है और आखिर में उसका भाई उसे वहां से ले जाता है। उस दिन के बाद तंगम अपना वादा बरकरार रखती है और उन झुमकों को कभी खुद से दूर नहीं करती। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुलू की बातों को सुनकर सुब्रमण्यम भी बेहद इमोशनल हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। इसके बाद सुलू और सुब्रमण्यम पास के ही एक टाउन में तांगापुनु के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। शाम तक वो काफी लोगों से पूछते हैं लेकिन किसी ने भी तांगापुनु को नहीं देखा होता। रात को सुलू कहता है कि सर, यहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, अगर आप चाहें तो हम वहाँ रात गुजार सकते हैं। सुब्रमण्यम कहता है कि तुम चले जाओ और उनको अपनी दादी के बारे में भी बता देना, मेरी फिक्र मत करो, पुलिस वाले अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं। इसके बाद सुलू वहाँ से चला जाता है और सुब्रमण्यम बस स्टॉप पर तांगापुनु को ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी रात निकाल देता है। अगले दिन सुबह जब सुब्रमण्यम अपनी तलाश फिर से शुरू करता है तो उसे तांगापुनु एक जगह दिख जाती है। ठीक से कुछ ना खाने की वजह से उसे बेहोशी सी होती है, इसलिए सुब्रमण्यम फौरन उसके पास पहुंचकर उसे संभालता है और बेहोश होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करता है। ये खबर जैसे ही सुलू को पता चलती है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है क्योंकि उसकी दादी तांगापुनु इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सुब्रमण्यम को इस बात का बेहद अफसोस होता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। बेचारा सुलू अपनी दादी की तरफ देखकर काफी देर तक रोता ही रहता है। इसके बाद जब वो अपनी दादी को गाँव ले जाने लगता है तो सुब्रमण्यम से भी साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि सर, अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो सभी लोग यही समझेंगे कि मैंने अपनी दादी को मार दिया, इसलिए मेरी हेल्प कीजिए। अब सुलू की मजबूरी को समझते हुए सुब्रमण्यम एम्बुलेंस में तांगापुनु को रखकर सुलू के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़ता है। पूरा गांव तांगापुनु की मौत से बेहद दुखी होता है। सभी जानते थे कि तांगापुनु ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसके बच्चे उसको सुकून नहीं दे पाए। तांगापुनु के बच्चों से ज्यादा असल में पूरा गांव उसके जाने से दुखी होता है। खैर, रात को तांगापुनु की छोटी बेटी अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं अपनी बहनों के सामने रो धोकर उन झुमकों को लेने की कोशिश करूंगी। इस बीच तुम दारू पीकर या कैसे भी कोई कांड मत करना। घर के दूसरे कोनों में अपनी माँ के शव के सामने ही सभी बेटियां अपने अपने तरीके से उन झुमकों को हथियाने के बारे में सोच रही होती हैं। इस तरह हम भी समझ जाते हैं कि अब असली खेल इन झुमकों का ही है, नहीं तो ये बच्चे अपनी माँ को विदा करने भी नहीं आते। खैर, अब सुबह होती है और तांगापुनु की अंतिम विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन इसी बीच सभी की नजर तांगापुनु पर पड़ती है, जिसके कान के झुमके गायब हो चुके होते हैं। ये देखकर सभी बहनें आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर लड़ने लगती हैं। सुब्रमण्यम सभी को रोकने की कोशिश करता है तो गांव का मुखिया उससे कहता है कि सर, आप यहाँ से चले जाइए, इस गांव में पुलिस वाले नहीं आते, हम इस मामले को अपने आप सुलझा लेंगे। लेकिन तभी वहाँ शेलू आ जाता है और चाकू दिखाकर लोगों से मारपीट करने लगता है। उसके बाद वो सुब्रमण्यम से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम एक पुलिस वाले हो, इसलिए अब तुम ही उस चोर को ढूंढोगे जिसने मेरी माँ के झुमकों को चुराया है, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह मजबूरन सुब्रमण्यम को अब उस गांव में ही रुकना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी पूछताछ शुरू करता है। पूछताछ के दौरान एक बूढ़ी औरत सुब्रमण्यम को बताती है कि साहब, मुझे तो एक मेंढक के मुंह वाले आदमी पर शक है। सुब्रमण्यम पूछता है, कौन है ये मेंढक के मुंह वाला आदमी? वो औरत बताती है कि वो आदमी बेहद खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक उसकी काली जुबान है। वो जिस किसी को भी भला बुरा बोलता है उस आदमी के साथ वैसा ही होता है। एक दिन जब एक बाइक वाले ने उसको पकड़ लिया तो उसने उसको बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट इसी बाइक से हो जाएगा। और साहब, एक हफ्ते बाद सच में उस आदमी का एक्सीडेंट उसी की बाइक से हो गया और वो मर गया। खैर, अब सुब्रमण्यम के कहने पर सभी उस मेंढक जैसे मुंह वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद वहाँ गुस्से में आकर सभी से कहता है कि किसने दादी के झुमके चुराने के इल्जाम मेरे ऊपर लगाया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चोरियां की हैं, लेकिन दादी जैसी औरत के साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैं भूखा था तो तांगापुनु दादी ने ही मुझे खाना खिलाया, ये जानते हुए भी कि मैं एक चोर हूँ। मैं आखिर उनके साथ ऐसा क्यों करूँगा? तभी शैलू वहाँ आ जाता है जो उससे कहता है कि तू ही सबसे बड़ा चोर है, तूने ही मेरी माँ के गहने चुराए होंगे। सीधी तरह से बता दे मेरी माँ के झुमके कहाँ हैं, वरना तुझे यहीं काट डालूंगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाओ, वरना तुम्हें श्राप दे दूंगा।
कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। ये सुनकर शैलू को गुस्सा आता है और वो उसकी जीभ ही काट डालता है। फिल्म का ये सीन काफी फनी है। खैर, अब मुखिया सुब्रमण्यम से कहता है कि आप तांगापुनु की छोटी बेटी से पूछताछ करो, क्योंकि कल रात कुछ गांव वालों ने उसे अपने पति से इन झुमकों के बारे में बात करते हुए सुना था। उधर वो छोटी बेटी अपने हस्बैंड को फोन मिला रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं रात को वही तो झुमकों को नहीं ले गया। लेकिन उसका पति उसका फोन नहीं उठा रहा होता, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। पर हम देखते हैं कि उसके पति को किसी ने हाथ पैर बांधकर एक गड्ढे में गिरा दिया है, जहां से वो निकल नहीं सकता और इसीलिए वो अपनी बीवी का फोन नहीं उठा पा रहा। अब बाकी बहनें छोटी बहन से पूछने लगती हैं कि क्या तुमने ऐसा किया है, तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर अब सभी बहनें आपस में फिर से लड़ने लगती हैं और एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगती हैं। इसी बीच सुलू अपनी माँ को एक कोने में ले जाता है और उनसे पूछता है कि कहीं आपने तो दादी के झुमके नहीं चुराए। ये सुनकर उसकी माँ एक थप्पड़ लगाकर उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचने की, जाओ बाहर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह अब सुब्रमण्यम समझ नहीं पाता कि आखिर असली चोर कौन है। तभी वहाँ एक LIC एजेंट आता है जो तांगापुनु की फैमिली को बताता है कि तांगापुनु ने काफी साल पहले अपने और अपने पोते सुलू के नाम पर 2 पॉलिसी करवाई थी। सुलू की पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका पैसा उसे मिलेगा। वहीं तांगापुनु की पॉलिसी भी पूरी हो चुकी है और 4 दिन पहले उन्होंने बताया था कि उनकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। इस बीच उन्हें कुछ हो गया तो वो सारे पैसे उनके बच्चों को दे दे। आज मुझे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बच्चों को ये पैसा देने के लिए मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हूँ। ये सुनकर तांगापुनु की सभी बेटियां और बेटा शैलू खुश होते हैं। बड़ी बेटी पूछती है कि सर कितना पैसा मिलेगा, तो वो कहता है टोटल 15 लाख। ये सुनकर अब कोई फूला नहीं समाता और जो बहनें अभी तक लड़ रही थी वो आपस में मिलकर हिस्से बंटवारे की बात करने लगती हैं। बड़ी बहन कहती है कि हम बहनें 10 लाख रुपए आपस में बांट लेंगी, बाकी 5 लाख शैलू को दे देंगे ताकि उसकी शादी भी हो जाए। इस बात के लिए शैलू भी तैयार हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। तभी मुखिया पूछता है लेकिन वो झुमके कहाँ हैं? उनको किसने चुराया? ये बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अब तुम चुप रहो, जब तांगापुनु की औलादे इस बारे में भूल गई तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। खैर, इसके बाद अब सभी लोग तांगापुनु की अंतिम क्रिया को पूरा करते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। पर हम देखते हैं कि सुब्रमण्यम अभी भी तांगापुनु की चिता को देखकर रोए जा रहा है और उसी के पास वो झुमके हैं। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है कहानी का क्लाइमेक्स। अब मूवी जाती है थोड़ा फ्लैशबैक में, जब सुब्रमण्यम को तांगापुनु उस बस स्टॉप पर मिली थी। तांगापुनु से मिलने पर सुब्रमण्यम ने उसको खूब डांटा कि आखिर आपकी औलादें आपको इतना दुख दे रही थी तो आपने उनके लिए इतना सब क्यों किया, और अगर किया तो अब यहाँ वहाँ क्यों भाग रही हो। अपने पोते के साथ रहो, वो अच्छा लड़का है, उसे आपकी फिक्र है। ये सुनकर तांगापुनु थोड़ा इमोशनल होती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सुब्रमण्यम उसको बोलता है कि अरे तंगम, लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई जो इस तरह उठकर जा रही हो। ये सुनकर तांगापुनु फौरन पीछे मुड़ती है और सुब्रमण्यम का हाथ चेक करती है जिस पर उसका पूरा नाम लिखा था, वीरा सुब्रमण्यम। तंगम समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका वीरा ही है। रोते हुए वो उससे पूछती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं मिले। वीरा कहता है कि जब तुम्हारे भाई ने मुझे कुएं में फेंका तो मैं नीचे गिरते गिरते रस्सी में अटक गया और सुबह तक बेहोश रहा। सुबह जब उस गांव के लोग पानी लेने आए तो उन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे ठीक किया। ठीक होने के बाद जब मैं वापस आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं वापस उसी गांव लौट गया। वहां मैंने पढ़ाई की और पुलिस को ज्वाइन कर लिया। इस बीच मेरा मन कई बार हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में पता करूं, लेकिन मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया। इत्तेफाकन मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई और तुम्हारे पोते ने जब झुमकों के बारे में बताया तभी मुझे पता चल गया कि तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी तंगम हो। इसलिए मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा और अब जाकर तुम मुझे मिली। ये सुनकर तंगम इमोशनल हो जाती है और वीरा से उसकी बीवी के बारे में पूछती है। वीरा बताता है कि उसने कभी शादी ही नहीं की क्योंकि उसके मन ने कभी किसी और को चाहा ही नहीं। ये सुनकर तंगम और पछतावा करती है और 4 दिन से कुछ न खाने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब वीरा उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। उसको रोना तो बहुत आता है लेकिन सुलू के साथ होने की वजह से वो रो नहीं पाता। अब गाँव में आने पर उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी उन झुमकों को लेने की फिराक में है, इसलिए वो उसके पति को गड्ढे में डालकर रात को खुद उन झुमकों को चुरा लेता है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जब वीरा तंगम की चिता को देखकर रोए जा रहा है तो फिर उसे याद आती है वो बात जब तंगम ने कहा था कि ये झुमके मेरी चिता के साथ ही मेरे साथ जाएंगे, और तभी वीरा उन झुमकों को तंगम को समर्पित कर देता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और दोस्तों, इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही इसको लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।